मेरी पत्नी ने मुझे जो आखिरी चीज़ भेजी थी वह एक फ़ोटो थी। वह फ़ोटो सुबह 6:18 पर आई थी। तस्वीर में उसकी कार का अंदरूनी हिस्सा दिखाई दे रहा था। ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खुला था। सीट बेल्ट अभी भी लगी हुई थी, ढीली होकर लटक रही थी। विंडशील्ड के बाहर बस घना कोहरा दिखाई दे रहा था। कोई मैसेज नहीं था, कोई सफाई नहीं। मेरी पत्नी का नाम बुट काव्यासीस था। वह एक नर्स थी। उसे कोहरे से नफरत थी, लेकिन वह उस रास्ते को याददाश्त से जानती थी। उस सुबह वह घर नहीं पहुंची। सुबह 7:10 हाईवे पेट्रोल को उसकी कार मिली। वह सड़क के किनारे खड़ी थी। इंजन बंद था, ड्राइवर का दरवाज़ा खुला था। किसी टक्कर का कोई निशान नहीं, कोई खून नहीं। काव्या गायब थी। उसका बैग और जैकेट पैसेंजर सीट पर रखे थे। चाबियां अभी भी इग्निशन में थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस खड़ी हुई और चल दी। जब ट्रैफिक कैमरों की जांच की गई तो एक अजीब बात सामने आई। काव्या की कार गायब होने से पहले लगातार 4 रातों तक उसी मोड़ पर धीमी हुई थी। हर बार लगभग 2 मिनट के लिए रुकी, फिर आगे बढ़ गई। उसने कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया था। मैं खुद उस मोड़ पर गया। रात में वहाँ का कोहरा अलग था, ज़्यादा घना, विस्परिंग, लगभग ठोस। तभी मैंने कुछ देखा। सड़क पर हल्के पैरों के निशान, नंगे पैरों के, जो सड़क से सीधे कोहरे के अंदर जाते थे, लेकिन वापस आने वाले कोई निशान नहीं थे। 1 हफ्ते बाद पुलिस ने काव्या का फ़ोन मुझे लौटा दिया। जब मैंने उसे चार्ज किया तो दर्जनों अनभेजे मैसेज दिखाई दिए। सभी ड्राफ्ट में थे। पहला मैसेज विस्परिंग, वे फिर से सड़क पर खड़े हैं। दूसरा, मैं धीमी होती हूँ लेकिन वे हिलते नहीं। तीसरा, वे इंसानों जैसे दिखते हैं। पॉज, लेकिन है नहीं। चौथा, वे तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक मैं रुक न जाऊं। आखिरी ड्राफ्ट सुबह 6:17 का था। लिखा था, अब मुझे सड़क दिखाई नहीं दे रही। 6:18 उसने मुझे वह फोटो भेजी। 2 रात पहले ठीक 6:18 मेरा फ़ोन बजा। कॉलर आईडी पर काव्या का नाम था। मैंने कॉल उठाई। मुझे सिर्फ तेज़ हवा की आवाज़ सुनाई दी और फिर कदमों की आहट, धीमी, नंगे पैरों की, बहुत करीब। फिर एक फुसफुसाहट आई, विस्परिंग, तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था। कॉल कट गई। पुलिस कहती है कि यह किसी की शरारत है, लेकिन अब हर सुबह जब उस मोड़ पर कोहरा छा जाता है, ट्रैफिक अपने आप धीमा हो जाता है और कभी-कभी ड्राइवर इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके बताते हैं कि सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा है, विस्परिंग, नंगे पांव, इंतजार करता हुआ। मेरे भाई ने मुझे आखिरी मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, अगर मैं 10 मिनट में वापस नहीं आया तो पुलिस को बुलाओ। डनिच। यह मैसेज 8:52 पर भेजा गया था। 9:03 पर उसका फ़ोन ऑनलाइन हो गया। मेरे भाई का नाम अरविंद यास था। वह 31 साल का था और एक स्थानीय डिलीवरी कंपनी में काम करता था। लंबे घंटे, सुनसान रास्ते और सड़क पर अकेले रहना उसे यह पसंद था। अरविंद कभी भी घबराने वाला नहीं था। अगर वह कुछ गलत कहता तो सच में कुछ गलत होता। जिस रात वह गायब हुआ उसे एक जंगल के किनारे वाले रास्ते पर डिलीवरी करनी थी। उसने यह रास्ता दर्जनों बार ड्राइव किया था। कम से कम उसने मुझे ऐसा ही कहा था। लगभग 8:30 पर अरविंद ने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में अजीब सा तनाव था। विस्परिंग, इस डिलीवरी पॉइंट में कुछ तो गलत है, उसने कहा। मैंने पूछा, क्या गलत है? उसने कहा कि पता सही है, लेकिन घर अजीब लगता है। कोई रोशनी नहीं, कोई ड्राइववे नहीं, सिर्फ एक पुराना मेल बॉक्स सड़क की तरफ झुका हुआ, जिस पर कोई नंबर नहीं था। उसने धीरे से कहा, विस्परिंग, मुझे लगता है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। 10 मिनट बाद उसने मैसेज भेजा, अगर मैं 10 मिनट में वापस नहीं आया तो पुलिस को बुलाओ। अगली सुबह पुलिस ने अरविंद का ट्रक सड़क के किनारे पाया। इंजन बंद था। चाबियां अभी भी इग्निशन में थीं। पीछे के दरवाजे खुले थे। हर पैकेज सुरक्षित था, छुआ तक नहीं गया था।
कोई संघर्ष नहीं, ट्रक से दूर जाने वाले पैरों के निशान नहीं, कोई खून नहीं, सिर्फ विस्परिंग, खामोशी। जीपीएस रिकॉर्ड चेक करने पर कुछ डरावना मिला। उसने पहले इसी जगह पर 5 बार रुकावट की थी, हमेशा देर रात, हमेशा 10 मिनट से कम समय के लिए। लेकिन अरविंद ने कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया। उसके सुपरवाइजर ने कहा कि डिलीवरी सिस्टम में वह पता मौजूद ही नहीं था। 1 हफ्ते बाद मैं खुद उस जगह गया। कोई घर नहीं था, सिर्फ पेड़, मिट्टी और एक पुराना मेल बॉक्स जिसका दरवाजा खुला था। मेल बॉक्स के अंदर सिर्फ धातु पर गहरी खरोंचें थीं, गिनती के निशान, दर्जनों। वहां बहुत शांति थी, न कोई कीड़ा, न हवा, न कोई आवाज, सिर्फ मेरी खुद की सांसें, तेज और असहज। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। अरविंद के नंबर से मैसेज आया, विस्परिंग, मैं अभी भी यहाँ हूँ। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने लिखा, तुम कहाँ हो? जवाब तुरंत आया, इंतजार कर रहा हूँ। मैंने पूछा, किसका इंतजार? उत्तर आया, विस्परिंग, मेरा जाने का समय। 3 रात बाद मुझे फिर से मैसेज मिला, वही नंबर, वही समय। मैसेज में लिखा था, विस्परिंग, क्या तुम्हें नियम याद है? फिर एक और मैसेज आया, कोई रोशनी नहीं, कोई नाम नहीं, विस्परिंग, पीछे मत देखो। कल रात मुझे एक वॉइस मेल मिला, कोई आवाज नहीं, सिर्फ इंजन की हल्की आवाज, ट्रक का दरवाजा खुलने की आवाज, कंक्रीट पर कदमों की आहट। फिर अरविंद की आवाज आई, धीमी और तनावपूर्ण, विस्परिंग, अब मुझे सड़क दिख रही है। मैसेज अचानक कट गया। आज सुबह पुलिस ने मुझे कॉल किया। उन्होंने अरविंद का ट्रक फिर से पाया, उसी सड़क पर, उसी जगह, खुले दरवाजों के साथ। लेकिन इस बार ट्रक की बॉडी पर कुछ नया खरोंचा हुआ था, एक आखिरी गिनती का निशान और उसके नीचे एक गहरा संदेश, अगला स्टॉप। वॉइसमेल सिर्फ 7 सेकंड का था। मेरी बहन ने उसमें बस मेरा नाम कहा और फिर उसने मुझे ढूंढ लिया। उसके बाद वह गायब हो गई। कोई शव नहीं, कोई गवाह नहीं, और जिस फ़ोन से वह वॉइसमेल रिकॉर्ड हुआ था वह कभी नहीं मिला। मेरी बहन का नाम अनन्या पाइन था। वह उत्तराखंड के एक शांत पहाड़ी कस्बे में रहती थी। ऐसा इलाका जहाँ लोग शांति की तलाश में जाते हैं, घने पेड़, सुनसान सड़कें और पड़ोसी जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। अनन्या वहाँ 3 महीने पहले ही शिफ्ट हुई थी। शुरू में कुछ भी अजीब नहीं लगा। फिर उसके गायब होने से लगभग 2 हफ्ते पहले उसके सवाल बदलने लगे। क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें देख सकता है बिना तुम्हें पता चले? क्या किसी जगह को याद रहता है कि वहाँ पहले कौन रहता था? मैं हंस पड़ा। वह भी हंसी, लेकिन उसकी हंसी नकली लगी। एक रविवार की रात, ठीक 11:40 उसका फ़ोन आया। मैंने जैसे ही कॉल उठाया, उसने मेरा नाम बहुत धीमे से कहा, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने मुझे कहा, मुझे लगता है कोई मेरे अपार्टमेंट के अंदर आया था। उस रात के बाद अनन्या ने घर में सोना बंद कर दिया। फिर कॉल आनी बंद हो गई, सिर्फ छोटे मैसेज, मैं ठीक हूँ, बहुत काम है। उसके गायब होने से 3 दिन पहले उसने मुझे एक फ़ोटो भेजी। वह उसके बाथरूम के शीशे की थी, जो भाप से भरा हुआ था। भाप पर 3 शब्द लिखे थे, जहाँ हो वहीं रुको। मैंने पूछा, क्या उसने खुद लिखा है? उसने घंटों तक जवाब नहीं दिया। फिर सिर्फ एक मैसेज आया, मुझे नहीं लगता कि मैं सोते समय अकेली होती हूँ। उसी रात उसने वह वॉइसमेल छोड़ा, 7 सेकंड, मेरा नाम, और फिर उसने मुझे ढूंढ लिया। जब पुलिस ने उसका अपार्टमेंट चेक किया, सब कुछ बहुत साफ था, ज़रूरत से ज़्यादा साफ। सिर्फ बाथरूम का शीशा अलग था, उस पर वही शब्द खरोंच कर लिखे थे, जहाँ हो वहीं रुको, इतनी गहराई से कि निशान शीशे में हमेशा के लिए रह जाए। 1 हफ्ते बाद मैं उसके अपार्टमेंट में रुका। दूसरी रात, 2:30 मेरी नींद खुली। मैं सांसों की आवाज़ सुन सकता था, धीमी, नियंत्रित, मेरी नहीं।
मैं हिला नहीं। फिर मैंने नंगे पाँवों की आहट सुनी, बेडरूम के दरवाजे के ठीक बाहर। जब मैंने दरवाज़ा खोला, अपार्टमेंट खाली था, मुख्य दरवाज़ा बंद था। बाथरूम में शीशे पर एक नया संदेश था, उल्टा लिखा हुआ, तुम्हें सुनना चाहिए था। अनन्या आज भी लापता है, लेकिन हर रात ठीक 2:30 मेरा फ़ोन जल उठता है। बस एक नोटिफिकेशन जो खोलने से पहले गायब हो जाता है, और उस सन्नाटे में मुझे उसकी सांसों की आवाज़ सुनाई देती है।